नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, यूँ तो सियासत में दोस्त कम होते हैं, लेकिन दोस्त अगर दुश्मन बन जाए तो फिर मुसीबत ही मुसीबत। अब मोदी जी का ही मामला देखिए। मोदी जी के दो पुराने साथी आजकल विपक्ष में हैं और जैसे मोदी के नाम पर तलवारें उठा रखी हों उन्होंने। और मोदी जी को दो नए दुश्मन भी मिले हैं, ऐसे दुश्मन जिन्होंने नाक में दम कर दिया है और आप कह सकते हैं मोदी जी की आजकल नींद उड़ाती है। यानी देश में चार ऐसे नेता हैं, 4 लीडर्स, 4 ऐसे नेता हैं जिन्होंने ऐसा लगता है कसम खा ली हो कि 2024 में मोदी जी को पीएम नहीं बनने देना है। अब दोस्तों, मैं ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करूंगा, मैं सीधे वो चारों नाम बताने जा रहा हूं जिनसे मोदी आजकल बहुत परेशान है। और क्यों परेशान है, मुझे लगता है ये और भी बड़ी खबर है और इस पर मैं आज खुलासा करने जा रहा हूं। और आपको शायद ये वीडियो देखने के बाद यकीन हो जाएगा कि मोदी जी का 2024 का रथ फंस चुका है और शायद वो इंद्रप्रस्थ की मंजिल तक इस बार पहुंच ना पाए। अब यूं तो मोदी जी इंडिया अलायंस के सभी नेताओं से परेशान हैं और सबसे टॉप पर राहुल गांधी हैं जो इस पूरे अलायंस को लीड कर रहे हैं। लेकिन वो 4 नेता कौन हैं जिन्होंने मोदी जी की पूरी गणित खराब कर दी, चुनावी गणित पर पानी फेर दिया है और आप कह सकते हैं जो मोदी जी को पीएम बनने में सबसे बड़ी रुकावट है। नंबर 1, उद्धव बाला साहब ठाकरे, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा चैलेंज है। और जब से ये शरद पवार के साथ मिलकर और कांग्रेस के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी बनाई और जिस तरह से पार्टी तोड़ने के बाद, शिवसेना तोड़ने के बाद, एनसीपी तोड़ने के बाद ये दोनों नेता उद्धव ठाकरे और शरद पवार और भी ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं और एक भी बाई इलेक्शन मोदी जी जीत नहीं पा रहे महाराष्ट्र में। ये वही उद्धव ठाकरे हैं जिन्होंने पिछली बार 2019 में और 14 में मोदी जी को 48 में से 41 सीटें जीत के झोली में दे दी थी। मोदी जी को सेहरा पहनाने वाले उद्धव ठाकरे ही थे। 41 सीट्स आउट ऑफ 48 लोकसभा में। यही पुराना साथी आज सबसे बड़ा दुश्मन है, अलग हो गया है। और ये जो 48 में से 41 सीटें हैं, ऐसा लगता है आंकड़ा ही ना पलट जाए, 41 की 14 ना हो जाए या और नीचे ना चली जाए। द बिगेस्ट चैलेंज उद्धव ठाकरे, नंबर 1। नंबर 2, नीतीश कुमार, पुराने साथी, पुराने दोस्त और आज की तारीख में दोनों हाथों में नीतीश कुमार के तलवार है। एक हाथ में लालू की ताकत है और दूसरे हाथ में कास्ट सेंसस ओबीसी की ताकत। पिछली बार नीतीश कुमार ने 40 में से 39 सीटें जिताई थी, स्वीप करा दिया था बिहार, झाड़ू लगवा दी थी मोदी जी को। इस बार नीतीश कुमार मोदी जी पर ही झाड़ू लगाने जा रहे हैं। लोग कहते हैं, एक्सपर्ट कहते हैं और हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि अगर 10 सीट या मान लीजिए 15 सीट, 40 में 15 सीट भी अगर मोदी जी बिहार में इस बार जीत जाएं, इट विल बी अ बिग अचीवमेंट, बड़ी उपलब्धि होगी। लीडर नंबर 3, ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी से मोदी जी के रिश्ते बड़े सहज रहे। जब वो वाजपेयी सरकार में मंत्री थी या वो मुख्यमंत्री थी, मोदी जी भी मुख्यमंत्री थे, वाकई दीदी वाले रिश्ते थे, दीदी और भाई वाले रिश्ते थे। लेकिन जब से चाणक्य ने, मोदी जी के चाणक्य ने सोचा कि बंगाल पर कब्जा करेंगे, ममता बनर्जी को सड़क पर ले आएंगे, ये जंग ऐसी बढ़ी कि मोदी जी 18 सीट तो जीत गए पिछली बार। लेकिन जिस तरह से बीजेपी आज टूट रही, मोदी जी के मंत्री भाग रहे हैं, सिटिंग मिनिस्टर ममता बनर्जी के साथ चले गए और भी कई विधायक, कई सांसद मोदी जी को छोड़कर जा रहे हैं। इन 18 सीटों पे जो पिछली बार मोदी जी ने जीती थी, ग्रहण लगा दिया है दीदी ने। नंबर 4, और ये शख्स हो सकता है आप तस्वीर से ना पहचान रहे हो, ये आज की तारीख में मोदी जी का नया दुश्मन है। राहुल गांधी का आप शिष्य कह सकते हैं, छोटा भाई कह सकते हैं, राहुल गांधी का सिपासलार कह सकते हैं। डीके शिव कुमार, दक्षिण भारत के चाणक्य, कहीं ज्यादा अमित शाह से तेज बुद्धि वाले,
तेलंगाना से लेकर कर्नाटक तक, जहां भी मोदी जी हैं, जहां भी भाजपा है, पलीते में आग लगा रहे हैं। और यही वो शख्स है जिसको मोदी ने जेल भेजा था, और वही ये शख्स है जो जेल से बाहर निकलकर मोदी को शिकस्त दे बैठा और बुरी तरह हराया इसने कर्नाटक में। 28 में से 26 सीट पिछली बार ले गए थे, इस बार दीवार बन के डीके शिव कुमार खड़ा हुआ है। डीके शिव कुमार नाक में दम कर दिया है, तेलंगाना से लेकर कर्नाटक तक। अब मेरी कोशिश होगी कि आपके सामने सारे तथ्य रखूं, आपके सामने सारे आंकड़े रखूं, तस्वीर रखूं, फैक्ट फिगर सब रखूं, और ग्राउंड ज़ीरो से एक्सपर्ट भी रहें जो आपको बताएं कि आखिर मोदी जी का रथ इन 4 राज्यों में कैसे फंस गया है। लेकिन मैं चाहता हूं आप एक नक्शा देखिए, 2019 का नक्शा देखिए कि किस तरह से मोदी जी ने गजब ढाया था। उस नक्शे को समझिए, फिर आगे की मैं तस्वीर दिखाता हूं, और गौर से देखिएगा। ये जो भगवा रंग आप देख रहे हैं, ये ऑरेंज कलर देख रहे हैं, दरअसल जो सीटें बीजेपी ने पिछली बार जीती थी, वही सीट को ये ऑरेंज कलर दिखा रहा है। और आपको ऐसा लगेगा जैसे पूरा भारत का एक बड़ा हिस्सा ऑरेंज कर दिया, भगवा कर दिया मोदी ने 2019 में। ये अगर आप हिस्सा देखें साउथ वेस्टर्न, जी हाँ, भारत का पश्चिम और दक्षिण इलाका देखिए, नीचे कर्नाटक है, ऊपर महाराष्ट्र है। उद्धव ठाकरे की मदद से 48 में से 41 सीट जीती थी महाराष्ट्र में, क्लीन स्वीप था, पूरा भगवा कर दिया उन्होंने। और कर्नाटक में 28 में 26 सीट जीत ले गए, कुल मिलाकर 67 सीटें जीती। और अगर ऊपर की तरफ आप आएँ, ये एरिया देखें, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, यानी ऊपर नॉर्थ में आप बिहार देख रहे हैं, और ये भी पूरा भगवा आपको दिख रहा है। और इधर आप बंगाल देख रहे हैं, 39 सीट्स नीतीश कुमार के साथ मोदी जी ने 40 में से 39 सीटें बिहार में जीती, और 18 सीटें जो हैं अमित शाह के बदौलत, उनकी रणनीति के बदौलत उन्होंने बंगाल में जीती थी, कुल मिलाकर 57। और अगर आप टोटल करिए 67 + 57 = 124, 67 + 57, 124 सीटें इन्हीं 2 एरियाज में जीत ली, इन्हीं 4 राज्योयों में जीत ली। और अगर आप इसको टोटल करें, 353 सीटें एनडीए ने जीती थी, 303 बीजेपी ने जीती थी। अगर आप प्रतिशत में देखें तो 35%, 35% मोदी जी ने जो जीत हासिल की इन्हीं 4 राज्यों में। अब दोस्तों, ये जो आपने नक्शा देखा पूरा भगवा, चाहे वो कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, बंगाल हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश या गुजरात, मैं उनको नहीं जोड़ रहा हूँ। मैं इन 4 राज्यों की बात कर रहा हूँ जहाँ पर समीकरण बदल चुके हैं, जहाँ जो दोस्त थे, जो साथी थे, वो दुश्मन हैं, हाथ में तलवार लिए हुए हैं। और शायद अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो भगवा रंग है जो उड़ने जा रहा है, उसको लेकर मोदी जी इतना परेशान क्यों हैं? क्यों नहीं नींद आती है, क्यों बेचैनी है, क्यों परेशान है कि इसका कोई तोड़ ढूंढने और तोड़ मिल नहीं रहा है? मैं चाहूँगा एक बार तस्वीर फिर से मैं क्लियर कर दूँ। अगर आप ये ग्राफिक्स देखें, महाराष्ट्र में 48 में 41 ले गए, जिसमें 18 जो थी वो सीटें शिवसेना की थी, कर्नाटक में 28 में 26 ले गए, बिहार में 40 में 39 ले गए, बंगाल में 42 में 18 ले गए, 124 सीटें एनडीए के खाते में गई, मोदी जी के खाते में गई। और यहीं पर खतरे का निशान है, यहीं पर आप कह सकते हैं दृश्य मोदी जी का बदल रहा है। और क्यों बदल रहा है, मैं उसको बहुत ही जल्दी, और ये दृश्य क्यों बदल रहा है, मैं चंद सेकंड मुझे दीजिए, ये पूरा सिनेरियो आपके सामने मैं रखता हूँ, फिर बढ़ेंगे असली खबर पे। और दोस्तों, एक बार मैं फिर से रिकैप करना चाहता हूँ कि ये जो 124 सीटें, 124 सीटें, 35% सीटें जो जीती थी मोदी जी ने, इस बार यहीं पर गच्चा क्यों खा रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से महाविकास अघाड़ी तोड़ने के बावजूद, शरद पवार को तोड़ने के लिए, वापस लाने के लिए अजीत पवार के साथ एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कल भी अमित शाह वहाँ पर मुंबई में थे, लेकिन चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, कोई भी कार्ड काम नहीं कर रहा। और लोग कह रहे हैं, ज़मीन बता रही है महाराष्ट्र की, कि अब वहाँ महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात इक्वेशन है, और महाविकास अघाड़ी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार और कांग्रेस, ये तीनों मिलकर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे या अजीत पवार के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। बीजेपी 41 में से लोग कह रहे हैं डबल डिजिट पर आ जाए, यानी 10 सीट भी लिया है,
तो चमत्कार होगा। तो बहुत मजबूत हो गए हैं महाराष्ट्र में ठाकरे महाविकास अघाड़ी। कर्नाटक में मैंने कहा कि भारी अंतर से विधानसभा में हारी, इतने अंतर से हारी है कि लोकसभा में कितनी सीटें रिकवर करेंगे मोदी जी, कहना मुश्किल है। तगड़ा नुकसान वहाँ पर कर्नाटक में उठा रही। और अगर आप बिहार की बात करें तो फिर बिहार में जिस तरह से कास्ट सेंसस का कार्ड नीतीश कुमार खेल रहे हैं, या लालू उनके साथ है, या जो सामाजिक समीकरण वो बदल रहे हैं, बहुत मुश्किल है मोदी जी बिहार में पुरानी मार्जिन जो थी 39 की, 40 में से 39, उसको मेंटेन कर पाए। और ममता बनर्जी, उनके राज में भाजपा टूट चुकी है, टूटने के कगार पर नहीं, टूट चुकी है। आधे से ज़्यादा विधायक सांसद वापस लौट गए, मोदी जी के मंत्री तक ममता के साथ हैं। मुझे लगता है कि एक बार बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, एक बार ग्राउंड सिचुएशन जानते हैं, अपने एक्सपर्ट से बात करें। और आज हमारे साथ जावेद अंसारी होंगे, 40-45 साल का एक्सपीरियंस है, और डाटा जर्नलिज्म के एक्सपर्ट अभिषेक कुमार होंगे। कोशिश करेंगे कि ये जो चैलेंज है मोदी जी के लिए कितना बड़ा है, और क्या ये चैलेंज मोदी जी के लिए हार का सबब बनेगा। क्या 2024 में यही चैलेंज हिमालय की तरह आगे खड़ा हो जाएगा मोदी जी के आगे, और क्या तीसरी बार मोदी जी शपथ नहीं ले पाएंगे, या इस चैलेंज को तोड़ देंगे अमित शाह और मोदी, गुजरात लॉबी मिलकर। मुझे लगता है एक बड़ा सवाल है, और मैं चाहूँगा कि इस पूरे बातचीत को आप आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इन सवालों के जवाब में ही 24 की जो पहेली उसका हल है। जावेद साहब, मैं सीधे महाराष्ट्र से शुरू कर रहा हूँ। आपको लगता है कि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी गलती, बिग मिस्टेक मोदी जी ने की, उनके चाणक्य ने की, और वो था कि शिवसेना को तोड़ दो, और उसके बाद एक और गलती करें, गलती पे गलती, एनसीपी को तोड़ दो। और दोनों पार्टियां जो तोड़ी, उनके जो मेन चेहरे थे, एक तरफ शरद पवार को नहीं तोड़ पाए और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे को नहीं ला पाए। ये जो तोड़फोड़ की राजनीति थी, ये जो ईडी और सीबीआई की राजनीति थी, आपको लगता है दैट वाज अ ब्लंडर? देखिए, ये पॉलिटिकल मिस एडवेंचरिज्म था। और पॉलिटिकल मिस एडवेंचरिज्म, जी, ये क्यों किया महाराष्ट्र में? ये इसलिए क्योंकि उनको पता था कि अघाड़ी अगर इंटैक्ट रहेगी तो इनके लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ये जो उन्होंने एक प्रयोग किया था, एक्सपेरिमेंट शिंदे साहब के साथ, वो सफल हो गया। उनके पांव तले ज़मीन निकल चुकी है। और यही एक वजह है कि जो बीएमसी का चुनाव जो पिछले साल होना चाहिए था सितंबर में या जुलाई या सितंबर में, साल भर होने को आया, अभी उसका कहीं नामो निशान नहीं है। अच्छा, इनके साथ एक और भी फॉर्मूला ये अप्लाई करते हैं। आप अगर अच्छी तरीके से नहीं मानेंगे तो ये हाथ मोड़ना भी अच्छा जानते हैं, फिर ये आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं, आपकी वीकनेस को एक्सप्लॉइट करने। तो पहले इन्होंने उद्धव ठाकरे जी की पार्टी को तोड़ा, इस उम्मीद में कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के एटलीस्ट खेत तो हम सारा, खलियान तो हम सारा ले जाएं, खेत भले ही उनके साथ रहे। अब यही शरद पवार के साथ किया, लेकिन ये भूल गए कि खेत जो है ये दोनों के साथ, दिग्गज के साथ है, और कांग्रेस इन लोगों के साथ बिल्कुल अटल खड़ी हुई है इनके पीछे। अभिषेक, बिहार, बंगाल में तो बाद में मैं बात करूंगा, बिहार पे बात करूंगा। बिहार में पिछली बार क्लीन स्वीप था मोदी जी का, 40 में से 39 सीट, यूं कहें 40 में 40, वो तो एक सीट कांग्रेस जीत गई थी। अब 40 में से कोई 39 सीट ले जाए, क्लीन स्वीप करता है, झाड़ू लगा दी बिहार में मोदी जी। ये झाड़ू बिखर गई है, ये झाड़ू उठा नहीं पा रहे मोदी जी। आपको लगता है कि इस बार ये 40 सीटें एक हिमालय जैसा एक चुनौती है, चैलेंज है? इन 40 में से 30 सीट जीतना, 25 सीट जीतना, इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। बिहार ने कहीं ना कहीं मोदी जी का रथ फंसा दिया है। दीपक जी, बिहार में मोदी जी का झाड़ू चला था पिछली बार, ये कहना बहुत उचित नहीं होगा। इसलिए उचित नहीं होगा क्योंकि बिहार की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को यदि ध्यान में रखें तो बिहार में पार्टनरशिप हुई थी, मोदी जी और नीतीश जी। चलिए मान लिया पार्टनरशिप हुई थी, पार्टनर, झाड़ू तो लगी थी ना, जो एनडीए को हाँ, इस बार उल्टी झाड़ू चलेगी, उल्टी झाड़ू चलेगी जी, क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ भी 25-26% वोट से ऊपर जाने की स्थिति में नहीं है। उसके पास वोट तो है, लेकिन उसके खिलाफ जो बहुत बड़ा एक गठबंधन खड़ा है,
उस गठबंधन ने बिहार में जो हालात पैदा किए हैं और जो सामाजिक समीकरण बिहार के हैं, जो परिस्थितियां हैं, उनमें अगले 24 घंटे का आप इंतजार कीजिए, कोई बड़ी घटना, कोई बड़ा नैरेटिव सेट होने जा रहा है। जी बस अभिषेक आप बार बार बिहार जा रहे हैं, हर जिले आप जा रहे हैं, बिहार के आप रहने वाले हैं, बिहार का ही डेटा आपने जैसे कंठस्थ कर रखा है, रट रखा है आपने। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो जिले जिले आप जाते हैं बिहार में, वहां से क्या सूचना आपको मिल रही है? जरा ईमानदारी के साथ जो जमीनी हकीकत है वो दर्शकों के सामने तो रखिए कि अगर 40 सीटें हैं तो इस बार मोदी जी को कितनी मिल रही हैं? लेट्स टॉक स्ट्रेट, सीधी बात करी जाए। अब इसको बहुत साफ गोई के साथ कहा जाए तो बिहार में जो बीजेपी के पुराने चावल हैं, जिनको बिहार में मजा हुआ नेता कहते हैं बीजेपी का, रिजर्व सीटों को छोड़कर 34 नॉन रिजर्व सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए शायद ही कोई तैयार है। इस तरह की अंदरूनी खबरें हैं, क्योंकि चुनाव लड़के कोई अपना डिपॉजिट जब्त होने जैसी स्थिति नहीं है, आर्थिक डिपॉजिट जो है उसको और कमजोर करना नहीं चाहता है। ये बिहार की परिस्थिति है, जो बिहार का सामाजिक समीकरण है, जो खुली हुई सीटें हैं, SC ST रिजर्व को छोड़ दे, जहाँ हिंदू के कार्ड की थोड़ी बहुत गुंजाइश है, लेकिन जहां गुंजाइश खत्म हो गई है वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र से भी बुरी स्थिति है। जी अभिषेक बाबू, मैं आपके पास आ रहा हूं। जावेद साहब, अगर मैं कुछ नाम लूं आपके आगे, और मुझे लगता है कि इसमें से कोई भी ऐसा नाम नहीं होगा जिनके साथ आपने बैठ के चाय ना पी हो। चाय पी होगी, हो सकता है बाटी चोखा भी खाया हो। एक नाम जो मैं शुरू में ले रहा हूं, शत्रुघ्न सिन्हा, भाजपा के बड़े चेहरे थे, अब तृणमूल के सांसद हैं। एक और नाम मैं ले रहा हूं, सुशील मोदी, कहीं ना कहीं नाराज होकर कोप भवन में बैठे हुए हैं, भले वो राज्यसभा हो कोप भवन। राजीव प्रताप रूडी, इनको भी आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, ये बिहार के यंग टर्क कहे जा रहे थे। कोई कहता था कि शायद यही आदमी है जो बिहार का मुस्तकबिल बदलेगा, राजीव प्रताप रूडी, वाजपेयी के टाइम पे। फिर शाहनवाज हुसैन, फिर रविशंकर प्रसाद, एक लंबी लिस्ट है टॉप बीजेपी लीडर्स की, और ये सारे के सारे हाशिए पर हैं, कोई पूछने वाला नहीं। राजीव प्रताप रूडी कहां ध्रुव तारे की तरह गुम हो गए, कहां रविशंकर प्रसाद, कोई नाम लेवा नहीं है। कभी हंसते हुए दिख जाते हैं, विधुड़ी के पीछे एक अलग बात है, सरकार में कोई जगह नहीं है। शाहनवाज हुसैन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं ढक्कन कर दिया, कहना नहीं चाहिए, अच्छे नेता, बढ़िया आदमी है शाहनवाज हुसैन, दिल का बड़ा नेता है, लेकिन ढक्कन कर दिया। अगर आपने जो क्रीम है, जो बीजेपी की क्रीम है, वही अगर आपने दूध से बाहर निकाल लिया, आपको क्या लग रहा है कि मोदी और अमित शाह ने ये डेलिब्रेट किया? कोई भी बड़ा नेता है, कोई भी कद्दावर नेता है जो चंगू मंगू बनने को तैयार नहीं है, उसको ऐसे बाहर फेंको जैसे दूध से मक्खी फेंकी जाती, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा 24 में। देखिए, खामियाजा तो इसकी वजह से तो जो भुगतना पड़ेगा ही। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ जो कुछ इनको सक्सेस मिला था वो JDU से समझौता करके के बाद अब नीतीश कुमार चले गए दूसरी साइड। अब आप देखिए वहाँ क्या लड़ाई है, एक तरफ है बीजेपी और उपेंद्र कुशवाहा और पासवान, दूसरी तरफ है नीतीश कुमार, लालू, कांग्रेस, CPI, CPM, ML। जी माले, मैं तो गिनती भी नहीं है, एक सांस में ले सकता, 11 या 12 पार्टियां हैं। जो सामाजिक समीकरण है उनकी ही अगर आप तुलना कर दें परसेंटेज, जो वो तो जमीन आसमान का फर्क है, कहीं से कोई लड़ाई नहीं है। फिर सोने में सुहागा, ये जो सुरमा लोग थे इनको बाहर कर दिया। शहनवाज हुसैन की क्या गलती है? यही कि बस आपके नतमस्तक नहीं होते, कभी किसी जमाने में उन्होंने अपना सर उठा के चले होंगे, बीजेपी में गए, उनको जोड़ते थे लोग सुषमा स्वराज से, राजीव प्रताप रूडी को लोग जोड़ते थे राजनाथ सिंह से, रविशंकर प्रसाद अपने स्वभाव के शिकार हो गए। लेकिन मैं जावेद साहब अगर मैं एक लाइन में पूछूं आपसे एक लाइन में पूछूं कि ये जो जितने भी बड़े बड़े सूरमा थे बिहार के, इनको मोदी जी ने हाशिए पर क्यों धकेल दिया? एक लाइन में क्या वजह हो सकती है इसकी? डिफरेंट, देखिए मैं तो बता दिया रूडी और शहनवाज हुसैन का। रविशंकर प्रसाद जी के साथ क्या हुआ, क्यों नाराज हो गए, इनके काम करने के तरीके से नाराज हो गए, या और कोई वजह थी, क्या थी? क्योंकि रविशंकर प्रसाद जी तो बहुत बड़े भक्त भाई, राम मंदिर में ये वकील थे, राम मंदिर बाबरी मस्जिद वाले केस में
जब वकील नहीं खड़े नहीं, हो मैं रहे हैं, ये कह रहा हूँ जावेद साहब, ऐसा इन्होंने क्या सोच के, ये जो गुजरात लॉबी है, इन्होंने क्या सोचा होगा कि ये लोग थोड़ा दबंगई कर रहे हैं, ये लोग जरा पुराने भाई हैं, इन्होंने ये सिंपल थोड़ा सा बात, कॉलर खड़ा करके चलते हैं, सर उठा के इस चलते हैं, ऐसे करके झुकते दीपक जी नहीं हैं। सिंपल बात, इन्होंने ये सोचा होगा कि वोट तो हमारे नाम पे पड़ता है, ये क्या लोग हैं। अभिषेक, आपको क्या लगता है, ये जो मैंने नाम लिया, सुशील मोदी है, उसके बाद फिर रविशंकर प्रसाद हैं, शाहनवाज हुसैन है, राजीव प्रताप रूडी, एक लंबी सूची, लंबी लिस्ट है, मैंने कुछ चंद नाम लिए, ये जितने भी बड़े खिलाड़ी थे, इनको मैदान से बाहर क्यों कर दिया मोदी जी ने? देखिए दीपक जी, जनरेशनल शिफ्ट किसी भी पार्टी में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन ये शिफ्ट कब होती है, कब पुराने लोगों को नए लोगों से रिप्लेस किया जाता है? जब आपके पास बेंच स्ट्रेंथ मजबूत हो, जब आपके पास उनकी जगह ले सकने लायक नए लोग उस काबिलियत के मौजूद हो। बीजेपी ने बिना बेंच स्ट्रेंथ के जनरेशनल शिफ्ट की तरफ कदम बढ़ा दिया। दिल्ली में क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह, इनकी जगह लेने के लिए एक नई पौध मौजूद थी। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज, तमाम लोग आ गए। बिहार भाजपा में नहीं हुआ। जब बिहार भाजपा में नहीं हुआ और पुराने लोगों को किनारे लगाकर यदि बीजेपी को लगा या संघ को लगा या अमित शाह को लगा, आप कह जी सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के चेहरे के सहारे ही बिहार को स्वीप कर लेंगे, यही बड़ी गफलत हुई। नए लोगों को नहीं, मौका मैसेज क्या दिया? मैं आपसे ठेठ बिहारी जवाब चाह रहा हूँ। जी मैसेज इन लोगों को क्या दिया है? मैंने तो कहा ना, मैं तो कह रहा हूं कि ढक्कन कर दिया, दूध से मक्खी की तरह फेंक दिया। क्या वजह हो सकती है? देखिए, मैसेज यही दिया गया है कि नए घर बनाने के पैसे नहीं थे, लेकिन पुराने घर को गिरवाकर नए घर की नींव डालने का काम शुरू कर दिया गया। यही काम बीजेपी जी ने किया है, और वो घर, उसकी नींव में पता चल रहा है कि सीमेंट आ गया, रॉड आ गया, ईंट आ गई, मिस्त्री और इंजीनियर नहीं आ पाए। ये बिहार बीजेपी के साथ हुआ मिस्त्री है। भगा दिए, समझ गया मैं। आपका मकान बनाना चाह रहे थे, लेकिन जो पुराने मिस्त्री थे उनको बाहर कर दिया है। जावेद भाई, मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा बंगाल चलें। और बंगाल जब मैं जाता हूं तो एक चीज मैं देखता हूं कि जिस फौज को, जिस सेना को तोड़ कर लेके आए थे, ममता बनर्जी के जितने आदमी लाए थे, वो सारे आदमी जो भाजपा में आए थे, उन्होंने अपने अपने केस जो है वो खत्म करवा दिए। जिसके खिलाफ ईडी की केस था, उसने ईडी का केस खत्म करा लिया। जिसका चार्जशीट में नाम था, उसका चार्जशीट से नाम चला गया। जो चिट फंड में फंसा था, उसका चिट फंड में उसका नाम खत्म कर दिया गया। यानी सबने अपने अपने केस ठीक करा लिए और वापस वो ममता बनर्जी की पार्टी में फिर से शामिल हो गए। एक बारात आई मोदी जी के पास, खाना पीना खाया और फिर लौट गए। क्या ये आपको लगता है कहीं ना कहीं चाणक्य, अमित शाह वो समझ नहीं पाए बंगाल के सेंटीमेंट को, या फिर ताकत के बल पर ये जिन लोगों को लाए थे उनसे कहीं ना कहीं दिल से दिल नहीं मिला, लोग नाराज होकर वापस चले गए? देखिए, उसकी सबसे बड़ी बात है, आप किराए के टट्टुओं से नहीं लड़ सकते। ममता बनर्जी ऐसी पार्टी से, ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी ने 20 साल 25 साल वहाँ सड़कों पे खाक नहीं छानी है, ऐसे फ्री में नहीं। उसने बड़ी मेहनत की है, बड़ी आजमाइश हुई है, बड़ी उसकी पिटाई हुई है, बड़ा संघर्ष करने के बाद वो जहाँ पहुंची। ममता बनर्जी हर चीज़ जो करती बहुत अच्छा नहीं करती, उनकी हर चीज़ का मैं समर्थक नहीं, मैं वो नहीं हूँ। लेकिन जो बात है वो कहें, जो ग्राउंड रियलिटी, उसने ग्राउंड पे कैडर बनाए हैं, उसने ग्राउंड पे लोगों को बनाए हैं, उसने बूथ कमेटीज बनाई हैं, लोगों के लिए वो मेहनत करती है। वो पॉपुलिस्ट लाभार्थी स्कीम वो अब ला रहे हैं, वो कब से लाई हुई है। वो 24/7 वो भी पॉलिटिशियन है, उसकी भी कोई घर गृहस्थी नहीं है। जी अभिषेक, आपको क्या लगता है जो जावेद साहब कह रहे हैं, एक लाइन बड़ी प्यारी इन्होंने बोली, इन्होंने कहा कि साहब किराए के टट्टुओं से आप जंग नहीं जीतते सियासत की। तो ये जो किराएदार आए थे, जो वापस फिर चले गए पुराने मकान मालिक के पास, आपको लगता है कि अमित शाह की भूल थी, अमित शाह की स्ट्रेटजी में गलती थी, और बीजेपी ने जितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी 2019 में, 18 सीटें ले गए साहब, और पहली बार एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। आपको लगता है कि मोदी जी इस बार बंगाल में 18 क्या 8 सीटें लाने उनको बहुत महंगा पड़ जाएगा? 18 की जगह 8 लिए हैं, लोग कह रहे हैं, तो बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। आप 8 की बात कर रहे हैं, मुझे तो दार्जिलिंग में भी डाउट हो रहा है कि दार्जिलिंग की सीट जिसे जसवंत सिंह ने बीजेपी के लिए जहां से रास्ता खोला था, गोरखालैंड इलाके से, अब वहां भी बीजेपी खत्म हो गई है। अभी उस इलाके में उपचुनाव हुआ है, न्यू जलपाईगुड़ी में, आपने देखा है क्या नतीजा आया है। और रही बात बीजेपी की, तो एक लाइन में यदि कहें तो मछली चावल को ढोकला से रिप्लेस करने की कोशिश बीजेपी ने की थी।
किसको? मछली चावल को ढोकला से रिप्लेस करने की कोशिश बंगाल में बीजेपी ने की थी, और वो अच्छा। होना नहीं, हुआ भी नहीं। ढोकला पसंद नहीं आया? ढोकला पसंद आ भी नहीं सकता था। कुछ लोगों ने थोड़े दिन के लिए सीबीआई ईडी के डर से ढोकला माछी भात कहते हैं, माछी भात, माछ भात, माछ भात, उसको ढोकला से रिप्लेस कर रहे थे। जी जी, बड़ी बात आपने कही। आप ये कह रहे हैं कि एक जिस तरह से पूरी काया पलटना चाह रहे थे वो हो नहीं पाया, और बंगाल अब एक दुखती रग बन गया है। जहां से बहुत सी उम्मीदें थी बीजेपी को, वो एक दुखती रग है। कर्नाटक हम नहीं गए, और कर्नाटक में इस बार विधानसभा के चुनाव में जो एक शिकस्त, एक बहुत भारी शिकस्त मोदी और शाह को मिली है, जिसका मुझे लगता है कि उन्होंने सोचा नहीं होगा, उन्होंने इमेजिन नहीं किया होगा कि इतनी बुरी हार होगी। जावेद साहब, आपको लगता है कि कर्नाटक में जिस तरह से विधानसभा में हारी है भाजपा, कहां 65 और कहां 135, आपको लगता है कि कर्नाटक में विधानसभा में जो हमने नतीजे देखे, कमोबेश ऐसे ही कुछ नतीजे लोकसभा के आए होंगे? क्या लोकसभा और विधानसभा कहीं एक जैसा तो नहीं होने जा रहा है कर्नाटक में, क्योंकि हार का अंतर बहुत ज्यादा है? देखिए, हार का अंतर बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब भी लोकसभा का जब चुनाव होता है तो पिछली 2 बार कुछ परिणाम अलग रहे हैं, हट के रहे हैं। लेकिन इस बार एक तो इतनी व्यापक जीत हुई है कांग्रेस पार्टी की, और वो सबक सीख गए। अब वो भी लाभार्थी, उनका सबसे पहला काम इन्होंने किया, कोई डेवलपमेंट काम नहीं, कोई एमपी एमएलए लैड फंड नहीं रिलीज हुआ। सारा पैसा वो जो 5 उनकी लाभार्थी स्कीम्स थी जो उन्होंने प्रॉमिस की थी उसको लागू करने में, और सबको लगता था कि डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया में बनेंगे नहीं। वो बिल्कुल एकजुट होकर काम कर रहे हैं। अभिषेक, ये जो डीके शिव कुमार हैं, जिनको लोग कहते हैं कि साहब ये कर्नाटक के, साउथ इंडिया के अमित शाह हैं, बहुत तेज दिमाग है, बहुत ऊर्जा है, बहुत एनर्जी है, डरते नहीं है। इनको अगर आप जेल में भी डाल दीजिए, जेल के अंदर से लड़ाई लड़ते हैं। और कहीं ना कहीं बीजेपी को हराने की जो व्यूह रचना है वो डीके शिव कुमार ने रची है। डीके शिव कुमार इस वक्त डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। आपको लगता है एक मजबूत डीके शिव कुमार के रहते कांग्रेस को पूरी तरह से चित कर देना लोकसभा में मुश्किल होगा, और इस बार 26 सीटें जहां पिछली बार जीती थी, बीजेपी को यहां स्ट्रगल करना पड़ेगा एक एक सीट पे? आपको क्या लगता है 28 में कितनी सीट ला सकती है बीजेपी? क्या कह रहे हैं आपके बंगलौर के सूत्र? डीके शिव कुमार का खौफ तो इतना है कि वो कलिंगा समाज से वो आते हैं। दक्षिण कर्नाटक के इलाकों में वो कलिंगा समाज का प्रभाव है, वो कलिंगा भी हैं शिव कुमार। और नौबत यहाँ तक आ गई कि उस पार्टी के साथ बीजेपी को समझौता करना पड़ा जिसके नाम में ही सेकुलर है, क्योंकि कर्नाटक के सबसे बड़े नेता, वो कलिंगा समाज के सबसे बड़े नेता एचडी देवेगौड़ा उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दक्षिण कर्नाटक में उनको सीट चाहिए, और दक्षिण कर्नाटक में उनका अलायंस वैसा ही है जैसे जमाने में यूपी में अजीत सिंह के साथ अलायंस किसी पार्टी का होता था। जावेद भाई, लास्ट क्वेश्चन है, आपको लगता है कि ये जो 158 सीटें हैं इन 4 राज्यों में, 158 बड़ा फिगर है, 124 एनडीए ने जीता था पिछली बार, मान लीजिए 125, तो ये 125 सीटें जहां से मोदी जी ने जीती इन 4 राज्यों में, अगर ये घटकर आधी रह गई तो फिर मोदी जी तीसरी बार शपथ कैसे लेंगे? मुझे तो चिंता हो रही है इस बात की। नहीं, आपकी चिंता वाजिब है, क्योंकि अगर ये सिनेरियो सही निकला, जिसकी ज़्यादातर इम्कानात हैं, तो फिर तो आप समझ लीजिए कि एक वो हम जहाँ के रहने वाले हैं ना, ईस्टर्न यूपी के, वहाँ कहावत है, चट्टे कुर्सी पट्टे भुइयाँ टापक टुइयाँ टापक टुइयाँ, तो वही होगा। लास्ट कमेंट मैं चाहूंगा अभिषेक आपसे, ये जो 158 सीटें हैं इन 4 स्टेट्स में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, बंगाल, 158 टोटल आता है। 124 पिछली बार मोदी जी की झोली में गई थी। अगर ये सीटें कम होती हुई आपको दिख रही, तो आपको क्या हम ये कह सकते हैं कि ये 4 राज्य ये तय करने जा रहे हैं कि 2024 का फाइनल स्कोर क्या होगा? मोदी जी शपथ लेंगे नहीं लेंगे, ये बंगाल, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र तय करने जा रहे हैं मोटा मोटी। बिल्कुल, और जिन 124 सीटों का आपने जिक्र किया कि बीजेपी के साथ थी, मत भूलिए कि उसमें 41 सीटें उनके पार्टनर के पास थी। अब उन 41 में बमुश्किल आप 1 की उम्मीद कर सकते हैं, 2 की उम्मीद कर सकते हैं, और 1-2 में किसका चिराग जलेगा, कौन सा माझी किनारे पहुंचाएगा नाव को, ये कौन सा एक होगा मैं नहीं जानता, थोड़े कहे को ज्यादा समझिए। लेकिन 83 सीटें बीजेपी की है, उन 83 सीटों में बीजेपी की 15 बचेगी कि 18 बचेगी कि 23 बचेगी,
बंगाल में मैंने बता दिया, मैं सिलसिलेवार ढंग से बताया था। बंगाल में 1 से 2 सीट, आसनसोल का गढ़ जब टूट गया, पटना साहिब टूटने जैसा है, लखनऊ टूटने जैसा है आसनसोल का गढ़ जो शत्रुघ्न सिन्हा ने तोड़ा था। आसनसोल का गढ़ टूट चुका है, खाता खुल जाए बड़ी बात है। बिहार में 2-3 सीटों से ऊपर के हालात नहीं दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में गडकरी जी का टिकट कटा तो खाता भी कौन खोलेगा, इस पर सवाल है। और कर्नाटका में बेंगलोर शहर की आईटी इंडस्ट्री, किस हद तक आईटी प्रोफेशनल आज के दौर में बीजेपी के साथ खड़े होंगे, ये कहना भी मुश्किल है कि बीजेपी पिछली बार 25 सीटें जो लाई थी वो 3 बचेगी कि 4 बचेगी कि 5 बचेगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 राज्यों में बीजेपी कहाँ खड़ी है। आप लोग दोनों आए और जो जावेद साहब ने एक बात कही कि जब उनकी गुजराल साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की कुर्सी कभी कभी इतनी ऊंची हो जाती है कि ये नहीं दिखता कि बाहर बारिश हो रही है नहीं हो रही है, और जो जैसा बता दे। इसका मतलब ये है, अगर मैं साफ अल्फाजों में कहूं, कि मोदी जी को ऐसा लगता है, जैसा कि कुछ लोग कहते भी हैं, कि उनको इल्म नहीं है, एहसास नहीं है कि बाहर हालात क्या हैं। और खासकर इन 4 राज्यों में जो बड़े राज्य हैं, 40 और 48 सीट और 42 सीट वाले ये जो राज्य हैं, इनकी जमीनी हकीकत क्या इन राज्यों में, शायद इसका इल्म और एहसास मोदी जी को शायद नहीं। अगर होता तो सिर्फ चंद्रायन और G20 लेके आगे ना बढ़ रहे होते। बहरहाल आप दोनों लोग आए, आपने रोशनी डाली और आपने एक चीज अंडरलाइन आज करी, रेखांकित की है कि ये 4 राज्य, मैं फिर से रिपीट करूंगा, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और कर्नाटक, ये 4 राज्य ही कहीं ना कहीं तय करेंगे कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं या नहीं बनते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपका, अभिषेक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।